नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, हमारे प्रारब्ध पर यह हमेशा प्रयास रहता है कि हम जब किसी टॉपिक पे बात करें, किसी भूगोल पे बात करें, तो उस स्थान की जानकारी रखने वाले के साथ बात करें, और जब टॉपिक पे बात करें तो उस टॉपिक को समझने और तैयारी के साथ आप सबके बीच में जानकारी देने वाले अपने अतिथि से बात करें। आज हमारे साथ रंजय त्रिपाठी जी हैं। अब रंजय त्रिपाठी जी सोने का व्यापार बिल्कुल नहीं करते हैं साहब, लेकिन आज हमारी बातचीत के केंद्र में सोना है। जी हाँ, अभी अभी दीपावली बीती है, धनतेरस का त्योहार बीता है, और लगातार ये जो सोना अभी खरीदा गया होगा, हर घर में कुछ ना कुछ खरीदारी हुई होगी, तो अब उसको वापस बैंकों के लॉकरों में ले जाने का समय आ चुका है, क्योंकि दीपावली बीत गई है। लेकिन एक देश के रूप में भारत और विश्व के आर्थिक जगत के रूप में सोने का क्या महत्व है, ये मुझे और रंजय त्रिपाठी जी को आपको नहीं बताना है। लेकिन भारत में एक जो सत्ता परिवर्तन 2014 के बाद से हुआ है, पिछले 10 सालों में ऐसा बहुत कुछ है जो भारत अपना वापस ला रहा है, अपना गौरव वापस ला रहा है, अपनी संस्कृति वापस ला रहा है। और जब मैं गौरव और संस्कृति की बात करता हूं तो साहब मूर्तियां तक वापस ला रहा है जो विदेशों में ले जाई गई थी। लेकिन याद कीजिए कि 90 का एक दशक ऐसा भी था जब हमने स्वर्गीय चंद्रशेखर साहब की वो सरकार जो राजीव गांधी के समर्थन से चल रही थी, उसको देश का सोना गिरवी रखने के रूप में आज भी याद करते हैं। लेकिन क्या वो पहला और अंतिम मौका था जब भारत देश का सोना, जो सोना स्टॉक था, वो गिरवी रखा गया था अपने डेब्ट चुकाने के लिए, अपने ब्याज चुकाने के लिए? नहीं साहब, उसके बाद भी ये क्रम जारी रहा, और कब तक जारी रहा? यूपीए 1 और यूपीए 2 तक जारी रहा। लेकिन दुर्भाग्य है कि सेक्टर 16 छाप मीडिया ने चंद्रशेखर जी के बाद इस देश का सोना भी गिरवी रखा जाता रहा, ये हमें आपको कभी नहीं बताया। आज हम बताएंगे आपको कि और कितनी चीजें गिरवी रखी गई। देश के ईमान, देश के स्वाभिमान के अलावा देश का सोना भी लगातार सोनिया नीति सरकार और कांग्रेस नीति सरकारों द्वारा चंद्रशेखर जी के बाद भी जारी रहा। और चंद्रशेखर जी के समय में जो सोना गिरवी रखने की स्थिति भारत की आई थी, उसमें भी स्वर्गीय राजीव गांधी यानी कांग्रेस वाले का ही रोल था। लेकिन मोदी अब सब चीज वापस ला रहे हैं, क्या करिएगा? मोदी के नाम कितना काम रखा इस देश में, शौचालय बनाने से लेके और क्या क्या, हर घर जल पहुंचाना ये भी मोदी करे, हर घर गैस पहुंचाना ये भी मोदी करे। फिर भी मोदी तो कुछ करते ही नहीं। देश के सोने के बारे में मोदी क्या काम किए हैं, रंजय भाई बताएंगे। रंजय जी शुरुआत करिए साहब। हमारा सोना भी ये हमारे प्रधानमंत्री ले आ रहे हैं, क्या क्या करते हैं? सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं बताता हूं कि जब भी किसी देश की कोई इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक सिचुएशन आती है, वो किसी क्षणिक समय में या अचानक से नहीं आती है। उसके पीछे बहुत सारे कारक रहते हैं, बहुत सारे कारण रहते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो आज जो इस सोशल मीडिया, इस डिजिटल के जमाने में जो लोग देखे होंगे कि जो हमारा जो कोविड के पीरियड में ग्लोबल जो इकोनॉमिक क्राइसिस में पूरा वर्ल्ड गया है, उससे देखिए विश्व भी अभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। जबकि उस कोविड को पास हुए भी फुल फाइनेंशियल ईयर हर देश के बीत चुके हैं, और लगभग 2 फाइनेंशियल ईयर हम लोग रहे हैं कोविड के क्राइसिस में। तो क्या होता है कि जो आपने बोया है आज, वो आप काटते हैं बाद में। फसल हो, पढ़ाई हो, जीवन हो, कुछ भी हो, जो आज बोएंगे वो कुछ साल बाद काटेंगे। तो हम वापिस अगर हम चले 1984 से लेकर के 1989 वाले 5 साल के राजीव गांधी जी के कार्यकाल में, उस कार्यकाल में कोई एक ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे इस देश में कोई भी इकोनॉमिक इंक्रीज हो या इकोनॉमिक वृद्धि हो। एक से बढ़ के एक देश ने कांड देखे, चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी कांड देखा हो, जिसमें भारत को बहुत बड़ा देखिए, भोपाल गैस त्रासदी एक सिर्फ कुछ लोगों का एक जगह से गैस निकल जाना और कुछ लोगों, कुछ 10,000 या 20,000 लोगों की हत्या हो जाने तक ही नहीं था, बल्कि उससे कितनी बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस आई आप जान सकते हैं। कितनी बड़ी मेडिकल क्राइसिस देश में आई थी। आपका सेंट्रल केंद्रीय भारत पूरा जूझ रहा है मौत से, और पूरा देश का जो संसाधन है उसको बचाने में लगा हुआ है। दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। उसके बाद में कितने दलालियां खाई गई वो हमारे आपके पैसों की, दैट इज इकोनॉमिक क्राइसिस। कितना दंगे हुए, दैट इज, मतलब दंगों का अंबार था। हमने
बिना जाने पूछे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स एक श्रीलंका में भेजी, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। तो जो 1984 से लेके 1989 तक जो पप्पू सीनियर के नेतृत्व में जो एक सरकार बनी भारत में, वो वो जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, वो इकोनॉमिक क्राइसिस कई वर्षों तक आगे देश ने झेला। उसके बाद सबको याद होगा कि जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई, वो सरकार भी कुछ ऐसी ढुलमुल चली, वो भी 1-1.5 साल लगभग सरकार चली, उसमें भी कोई ऐसे अमूल चूल इकोनॉमिक परिवर्तन नहीं हुए। और फिर उसके बाद जब वो सरकार गिरी और चंद्रशेखर जी जब 4 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने, जिसका समर्थन राजीव गांधी के कांग्रेस ने किया था, उस समय पे हमारे देश की इकोनॉमिक हालत ऐसी हो गई थी कि हमारे अपने डेट पे करने के लिए हम लोगों को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था। और वो भी कितने कितने के लिए? आज की डेट में हमारे देश का जो फॉरेन रिजर्व है, दैट इज क्लोज टू 700 बिलियन यूएस डॉलर, वन ऑफ द हाईएस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड हमारे पास है। जबकि यही 1991 में हमने मात्र 234 मिलियन डॉलर का अपने डेट चुकाने के लिए हमारे देश का सोना गिरवी रखा। और उतना ही नहीं, 4 महीने बाद हरियाणा का कोई एक पुलिस कांस्टेबल जो है वो राजीव गांधी की जो है वो जासूसी कर रहा था, उसके आरोप में उन्होंने सरकार गिरा दी, सरकार नहीं चली। और फिर उसके बाद जो है वापिस हमारे देश में फिर से कांग्रेस की सरकार है, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री बने और वित्त मंत्री थे यही डॉक्टर मनमोहन सिंह। 1991 का चंद्रशेखर जी का प्रधानमंत्री थे, तब सोना गिरवी रखा था। ये लोगों को खूब ढोल नगाड़े के साथ बताया जाता है, लेकिन उसी वर्ष जुलाई में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री, फिर से भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था और गिरवी रख करके हमने अपने डेट चुकाए थे। और उसके बाद वो डेट चुकाने के लिए ही जो हमारे जो इकोनॉमिक जो ओपन लिबरलाइजेशन का दौर चला, वो इसी शर्त पे हुआ था कि जब हमें कर्जा देने वाले हमारे वाले आईएमएफ और जो भी फंडिंग एजेंसी थी ग्लोबल, उन्होंने इसी शर्त पे लोन दिया था, आप अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, मार्केट को ओपन करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स लाएंगे, तब जाकर के जब आपके यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, आपके यहाँ पे कमाई आपके देश की चालू होगी, तब तो आप हमारे कर्जे चुका पाएंगे, नहीं तो हमारे कर्जे कैसे चुका पाएंगे? तब जाकर के जब भारत ने ये अपना आईएमएफ का सिग्नेटरी बना, वर्ल्ड बैंक में हमने सिग्नेचर्स किए, आईएमएफ में हमने एग्रीमेंट साइन किए, हमने गैट के मेंबर बने। सब कुछ बनने के बाद में जब हमें हमारा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, हमारा ओपनिंग चालू हुआ, दैट वाज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज प्रेशर्स। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि अगर कुछ ऐसी क्राइसिस आई होती तो हमारा इकोनॉमिक ओपन हुआ था। एनीवे, हमारे देश का सोना गिरवी रखा गया। और उसके बाद मजे की बात यह है, आप ध्यान रखेंगे कि नरसिम्हा राव के जमाने में 2 बार सोना गिरवी रखा गया जब इकोनॉमिक लिबरेशन। और उसके बाद जब नेक्स्ट सरकार आई तो 6 महीने या 8 महीने कुछ देवेगौड़ा जी की सरकार थी, 6 महीने गुजराल की सरकार थी, उसमें तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद में लगभग 6.5 साल या 7 साल के आसपास अटल जी ने सरकार चलाई, उस समय भी हम बचे रहे, हमारे ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे। आफ्टर स्पेशली पोखरण के बाद हमारे ऊपर में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे अमेरिका की तरफ से, जिसमें हमारे अमेरिका और जापान और जर्मनी जैसे देशों ने हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, हमारे साथ ट्रेड, हमारे साथ सब चीज बंद कर दिया था। ऐसे में हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ एक देश जो खड़ा था वो था फ्रांस। फ्रांस ने हमारी मदद की थी। फ्रांस हमारे साथ, ऑल्दो वो नाटो का सदस्य था, वो 5 जो वीटो कंट्रीज है उनमें से एक है, न्यूक्लियर कंट्री है, लेकिन तब भी फ्रांस ने जो है ना इन सैंक्शंस को डिफाई करते हुए फ्रांस ने हमारा जो कॉपरेशन रखा था वो जारी रखा। उसके बाद में जब हमारे यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार आ गई है, तब भी हमारे देश में सोने को गिरवी रखा गया। मतलब जो इतने बड़े अनर्थ शास्त्री हमारे देश के बने, जिसके नाम की लोग कसमें खाते हैं कि वो क्या कितने बड़े इकोनॉमिक थे, फलाने फलाने पोस्ट पे रहे और ये रहे वो रहे, डीसीएसी, ऑक्सफोर्ड, लंदन, कैम्ब्रिज वाले, हार्वर्ड वाले, चिदम्बरम हो या जितने लोग सब देश चला रहे थे, और मोंटेक सिंह अहलूवालिया जैसे लोग देश चला रहे थे। लेकिन हमारा ये, अब हमारा जो देश का जो सोना, अब देखिए सोने का महत्व क्या होता है। सोना एक ऐसी चीज है जिसका शरण नहीं होता है। मतलब आज आप सोना रख दीजिए,
सोना कई वर्षों तक उसी फॉर्म में, उसी वेट में, उसी वजन में रहता है, क्योंकि सोना एटमॉस्फेयर से, मॉइस्चर से, ऑक्सीजन से खराब नहीं होता, उसकी ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता, उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनता है, और वो उसकी जो वैल्यू होती है वो इंटरनेशनल मार्केट से निर्धारित होती है। तो जो आपका जो सोने की वैल्यू है वही आमतौर पे ग्लोबली मार्केट में मिलेगी। तो अगर आप अपने सोने को गिरवी रखते हैं तो जो वैल्यू का आप सोना गिरवी रखते हैं वो वैल्यू का पैसा आपको मिल जाता है और आप उससे अपना चीजें चला सकते हैं। तो इंटरनेशनल वर्ल्ड में सोने का महत्व ये है कि हर जगह पे जिसके पास जितना गोल्ड रिजर्व रहता है वो उतना मजबूत देश, उतनी मजबूत इकोनॉमी मानी जाती है। आज के डेट में, आज जब हम यहाँ पे देश में बैठ बात कर रहे हैं, हम वर्ल्ड के टॉप 9th, मतलब टॉप 10 में से 9वें नंबर पे हम हैं जिसके पास सोने का रिजर्व है। अब ये सोने का रिजर्व $234 मिलियन के लिए सोना गिरवी रखने वाला देश आज लगभग $700 बिलियन के रिजर्व पे, और लगभग 808, मेरे ख्याल से 800 टन गोल्ड के रिजर्व पे बैठा हुआ है, जिसमें से आप 2022, 2023 और 2024 लगातार 3 साल की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें टनों के हिसाब से जो हमारा गोल्ड रिजर्व अमेरिका के और इंग्लैंड के बैंकों में रखा हुआ था वहां से मोदी सरकार वापस लाई है। सितंबर 22 में लगभग 2 लाख किलो, मतलब 2,34,000 किलो, मतलब 234 टन का जो सोना है मोदी सरकार वापस लाई थी सन 2022 में। आप जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि मोदी सरकार लाई थी, लास्ट ईयर लाई। और इस साल धनतेरस के दिन हमारे पास फिर से इंग्लैंड में रखा हुआ हमारा जो गोल्ड रिजर्व था, जो सोना था, वो मोदी सरकार 102 टन, मतलब लगभग 1 लाख किलो सोना उन्होंने फुल सिक्योरिटी के साथ में स्पेशल प्लेन में उड़ा करके भारत आई है, और वो वापिस रिजर्व बैंक के वॉल्ट में गया है। तो कुल मिलाकर के आज की डेट में हमारे पास जो गोल्ड हमारे जो विदेशों में गिरवी रखा हुआ था, वो लगभग सारा गोल्ड जो हमारा गिरवी रखा था वो मोदी सरकार पिछले 3 साल में इस देश में वापस ला चुकी है। जी। अच्छा रंजय जी, ये तो मतलब क्या ही कहें, भारतीय हमारा समाज जो है वो तो संस्कृतियों और सभ्यताओं और त्योहारों का समाज है। आपने जब ये बात कही कि एन धनतेरस के दिन, यानी अभी जो धनतेरस बीती है, और हमने 100 टन से ज्यादा सोना जो हमारा गिरवी रखा था वो हम ब्रिटेन से वापस लेके आए हैं। देश के लिए इससे शुभ धनतेरस और क्या होगा। लेकिन दर्शकों, क्या हमारी और रंजय जी की बातचीत के पहले आपको कहीं से ये सूचना किसी दंदनाती मीडिया ने, किसी सनसनाती ब्रेकिंग खबर वाले ने बताया? नहीं बताया। रंजय जी, एक चीज जरा मैं दर्शकों के तरफ से, दर्शकों के बिहाफ से आपसे पूछूंगा। सोना गिरवी रखना, तो गिरवी रखने का मतलब है हमने कुछ पैसे लिए होंगे, ठीक? सोना जब हम गिरवी रखते हैं तो यानी वो फिर हमारे गोल्ड स्टॉक का हिस्सा माना जाता है कि नहीं माना जाता है? मान लीजिए हमारे पास 1,000 किलो सोना है, हमने उसमें से 500 गिरवी रख दिए, तो भी क्या हम 1,000 किलो सोने के मालिक कहलाएंगे? पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो हम 500 किलो सोना गिरवी रख के उसके बदले जो हम पैसे लेके आते हैं उस पर ब्याज भी देना होता है कि सोने वाला मामला सोने से ही वापस चला जाता है? ये दो चीजें जरा समझाइए। और ऐसे में इस देश में जितना गोल्ड रिजर्व अब तक घोषित किया जाता रहा, क्या एक्चुअल में उतना गोल्ड रिजर्व हमारे पास था? और चौथी चीज मैं इसी में चाहूंगा कि आप इंक्लूड करें कि अगर किसी समय पे हमारा जितना गोल्ड रिजर्व का हिस्सा गिरवी रखा हुआ है वो हमारी कोई ऐसी जरूरत पर कि हमारे पास इतना गोल्ड है वो कभी काम आएगा? जी, हम लोग अगर बिल्कुल सिंपल आसान सी भाषा में समझें, अगर किसी के पास, मान लीजिए किसी के घर में 100 तोला सोना है या 10 तोला सोना है, जो भी है, 100 तोला तो बहुत हो गया, अमीर लोगों का हो गया। 10 तोला सोना किसी घर में, और उसके घर में कोई ऐसा काम काज पड़ जाता है, कोई चीज पड़ जाता है, तो वो क्या करता है, अपने सुनार के पास जाता है, वो उस सोने को उस सुनार के पास गिरवी रखता है। आजकल तो फाइनेंस चल रहा है, मुथूट फाइनेंस है, जो कि गोल्ड के बदले में सोना देता है। आप क्या करते हैं, मुथूट फाइनेंस के पास जाते हैं, 10 तोला सोना देते हैं और मुथूट से आप पैसा लेते हैं, और मुथूट क्या करती है, वो आपका एक ईएमआई बना देती है और उसमें इंटरेस्ट इंक्लूड होता है।
ऐसा नहीं है कि उसने आपको पैसा दिया और बोले कि लेके जाओ सोना हमारे पास पड़ा हुआ है, नहीं। जब वो सोना उसके पास रखा होता है तो जो आप ईएमआई उसको वापस करते हो, मान लीजिए उसने 1 साल की आप ईएमआई बना दी है और 1 साल में आपने उससे सॉरी मूलधन और इंटरेस्ट जब आपने चुका दिया तो आपको सोना वापस करेगा। तो आपने आपका जो सोना है, वो जो आपने जो पैसे उस कंपनी को दिए हैं, वो कंपनी उस इंटरेस्ट ले रही है, जो कि उस समय का जो भी आरबीआई ने जो भी रेट तय किए हुए हैं कि इस रेट पे ही आप इंटरेस्ट ले सकते हो, उस रेट पे उसमें इंटरेस्ट। तो आप जो भी सोना देते हो, सोने के बदले पैसा लेते हो, उसका आप इंटरेस्ट के साथ में उसको वापिस करते हो पैसा। मतलब ऐसा नहीं है कि गोल्ड दिया और बदले में जब आपके पैसा आया तो आपने पैसा थमा दिया और गोल्ड वापस ले लिया, नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है कि जब आप अपना सोना गिरवी रखते, एक होता है आपने सोने को बेच दिया और बोले कि भैया आप सोना रखो, अब हमको पैसा इसके बदले में दे दो और हम ये सोना वापस नहीं लेंगे, तो वो आपका सोना नहीं रहा, वो उसका सोना हो गया। लेकिन जब आप गिरवी रखते हैं तो वो सोना आपका होता है, बट वो आपके लिए वैल्यू जीरो है, क्योंकि वो तो किसी और के पास पड़ा हुआ है, वो आपके लिए वैल्यू जीरो है। जब तक कि आप उसका धन उसको वापस करके वो सोना अपने पास नहीं ले लेते हैं, तब तक आपके पास आपका पैसा, आपका सोना आपका नहीं माना गया। जी। मतलब कि जो एक घर के यानी घरेलू स्थिति का जो आपने उदाहरण दिया, यही देश पर भी लागू होगा। तो इसका मतलब है कि हमें फर्जी तरीके से बताया जाता रहा अब तक कि हमारे पास इतना गोल्ड स्टॉक है, जबकि उसमें से जितना हिस्सा हमारा गिरवी रखा था वो तो हमारे किसी काम का था नहीं। ये तो एक फ्रॉड फिगर। वो फिगर में हमारे गिना जाता था, लेकिन वो हमारे पास था नहीं। हमारे पास था नहीं, ये था कि हाँ इसके पैसे ये देश वापिस कर रहा है, समय समय पे जो भी उनका जो एक टर्म बना होगा कि इस टर्म पे इतने करोड़ वापिस करने, इस टर्म पे इतने करोड़ वापिस, वो देश वापिस करता रहा। और वो गोल्ड जब तक कि पूरे पैसे वापिस नहीं हो जाते तब तक कि वो गोल्ड आपके रिजर्व में तो माना जाए, लेकिन वो आपकी एसेट नहीं है। तो आपके आपका आपको अगर कभी फिगर दिया गया कि हमारे पास 500 टन सोना है, तो उसमें से आप मान के चलिए 300 टन सोना वो लगभग विदेशों के पास रखा हुआ था, उनके पास रखा हुआ था, और उसके बदले में हमने पैसे लिए थे, वो पैसे हमने वापस करने थे। अब मैं आता हूँ इस बात पे। ठीक जी ठीक। अब मैं आपसे एक सवाल, जो दर्शकों, देखिए हमने स्थितियां बता दी कि क्या हमारी स्थिति थी, राजीव पीरियड से लेके अब तक मनमोहन सिंह सरकार तक क्या पीरियड थी, और मोदी ने पिछले 10 सालों में कितना वापस लाया। मैं अब चाहूंगा इसके समाधान की तरफ, इसका रिजल्ट क्या होगा। साहब ये बताइए, आज की डेट में हमारा अगर 10 ग्राम सोना भी जितना गिरवी रखा है वो सब का सब हम समेट के लेके भारत चले आए और भारत के रिजर्व बैंक में ही हमारा सारा सोने का स्टॉक हो जितना भी है, भारत की स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा, इसका महत्व क्या है। क्योंकि कई बार ये कहा जाता है, एक जो प्रोग्रेसिव लोग होते हैं ना, वो अचानक पाखंडी लोग वो कहना शुरू करेंगे, साहब सोना रख के आप खाएंगे थोड़ी ना, अरे उसको इधर उधर दे के काम चलाइए, सोना रख के खाएंगे क्या। लेकिन क्या स्थितियों में फर्क है, एक पूरा का पूरा गोल्ड रिजर्व अपने देश में होना और दूसरा उसमें से एक अच्छा खासा हिस्से का गिरवी रहना, इन दोनों स्थितियों में क्या फर्क है। मोदी क्यों तुले हुए हैं सारा का सारा सोना लेके भारत में चले आए। देखिए, मैं बीच में एक चीज और जोड़ देता हूं कि जो लोग हम आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, समाचार चैनलों पे देखते होंगे, लोगों के वक्तव्य, तमाम यूट्यूब चैनल भी देखते होंगे कि जो लोग ये कह रहे हैं कि तेल का दाम कम नहीं हो रहा है, जो ये लोग ये कह रहे हैं हमारे टैक्स बहुत ज्यादा है, जीएसटी ये वो। अरे भाई साहब, अब आप सोचिए कि आज हमारे पास से जो भी टैक्स कलेक्शन हो रही हैं, जो भी सरकार के पास जो रेवेन्यू आ रहा है, उसी रेवेन्यू से ही तो पैसा वापस करके ये गोल्ड रिजर्व वापस आ रहे हैं। ये हमारा आपका पैसा है, हमारी आपकी संपदा है, जिसको जिसको इस देश में नरसिम्हा राव ने, मनमोहन सिंह ने, चंद्रशेखर ने, राजीव गांधी ने बाहर गिरवी रख दिया था। हमारा हम हमारी चीज है, हमारे देश की चीज हमारी चीज होती है, वो ही उन्होंने गिरवी रख करके उसके पैसों का क्या किया भगवान जाने, और वो जाने, और उनके 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 रिजर्व जो स्टॉक इधर उधर पड़े वो जाने कि उन्होंने किया उस पैसे के साथ में। तो ये जो बीच में चलता रहता है ना, ये छोटी बेटी कि ये टैक्स इस बजट में मिडिल क्लास के लिए क्या है, अपर क्लास के लिए क्या है, तो भैया जो कॉर्पोरेट टैक्स सरकार लेती है, जो जीएसटी वसूलती है, जो इनकम टैक्स लेती है, जो तमाम टोल लेती है, तमाम ये सारे पैसे देश का जब कलेक्शन होता है, देश का बजट बनता है, तो जाहिर सी बात है सरकार ने उसमें से कुछ हजार करोड़ रुपए उन्होंने एलोकेट किए होंगे कि भैया इतने लाख करोड़ का एक साल में हमारा इकट्ठा होगा, इसमें से इतने लाख करोड़ रुपए तो हम खाली इसलिए रख रहे हैं कि इनको पैसा दो और सोना अपना वापिस लाओ।
आज की डेट में अब हमारा सोना वापस लाने का मतलब क्या है? क्या होता है, देखिए वर्ल्ड एक अजीब सा सिचुएशन पे चल रहा है, ग्लोबल क्राइसिस चल रहा है वर्ल्ड में। चाइना इकोनॉमी इज इन ए वेरी बैड शेप। रूस यूक्रेन युद्ध में पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका फंसा हुआ है, पूरा यूरोप अमेरिका मिल करके लड़ रहा है रूस से। वहां पे एक अच्छा खासा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, गेहूं का दाम आसमान छू रहा है ग्लोबल। फूड प्रोडक्ट्स आप चले जाएं, मेरे पास तो यूएस से न्यूज है, आपको मालूम आती रहती है कि आप खाने के लिए जो जो महंगाई है, मतलब जो भोजन की जो महंगाई है, एक एक महीने में किसी जमाने में अमेरिका में अगर कोई 8,000 9,000 डॉलर कमाता तो ही यूज्ड टू लिव गुड लाइफ, लेकिन आज 8,000 9,000 10,000 डॉलर कमाने वाला दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज इन दियर लाइफ। उसी तरह से आप यूरोप में देखिए, यूरोप में जो कंडीशन है, यूरोप में भी इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही खराब चल रही है। तो आज की डेट में हमारे को अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करना है। हमारे भाई देखिए एक आइडियल कंडीशन वापिस आम भाषा में बताएं कि हम हैं और आप हैं, हमारा ये घर है, इस घर के ऊपर में एक बैंक का लोन है, एक ईएमआई है। हम बैंक की सारी ईएमआई चुका देते हैं। मान लीजिए सारा लोन हमने कहीं पैसा, हमने सारा पैसा चुका दिया, हमने अपने इंटरेस्ट बचा लिए। भाई अगर आप एक 20 साल का लोन पे मकान लेते हैं तो 20 साल बाद अगर पूरे 20 साल अपनी ईएमआई कंटिन्यू करते हैं, अगर आपने 1 करोड़ का मकान लिया तो आप 2 करोड़ बैंक को देते हैं, तो आपने 1 करोड़ एक्स्ट्रा बैंक को दे दिया। लेकिन बीच में आपका पैसा आपने चुका दिया तो आपने वो जो एक्स्ट्रा बैंक को दे रहे हैं वो बचा लिया। उसके बाद जो आपने आने वाले दिन में जो आपकी अर्निंग है, दैट इज योर अर्निंग, वो आपके खाते में जमा पड़ा है, आप इकोनॉमिकली मजबूत होते चले जाते हैं। तो हमारा अगर रिजर्व हमारे पास वापस आ रहा है, हमारे कर्जे समाप्त हो रहे हैं, तो हम किसी के देनदार नहीं है, हम किसी को देने वाले नहीं है। हमारे पास अपनी इकोनॉमिक क्षमता इतनी है कि हम अपने 140 करोड़ की जनसंख्या को खिला लेंगे, हम अपने 140 करोड़ जनसंख्या को बिजली पानी सब दे देंगे, हमको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सो देन वी आर मूविंग टुवर्ड्स ए स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। हमारी रिजर्व वापस हम अपनी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की तरफ मूव करते हैं, ये इसका सिग्निफिकेंस होता है। बिल्कुल। और इस सहज उदाहरण से दर्शकों अब हमें आपको यह अंदाजा लगता है कि साहब एक फिगर होती है और कहने का एक पोस्टर होता है कि हमारे पास इतना गोल्ड रिजर्व है, लेकिन वो गोल्ड रिजर्व है कहां? क्या ये वो वाकई वास्तविक फिगर है? रंजन जी के साथ ये सारी बातचीत के बाद हमें पता चलता है कि हमारे साथ कितना बड़ा फ्रॉड खेला जाता रहा कांग्रेस नीति सरकार में, और वो सो कॉल्ड अपने आप को अर्थशास्त्री कहने वाले हमारे कभी के फाइनेंस मिनिस्टर जो 2 टर्म के प्रधानमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में क्या हुआ। और सबसे घृणित बात यह कि केवल स्वर्गीय चंद्रशेखर की सरकार को ही क्यों बदनाम किया जाता रहा कि उन्होंने देश का सोना गिरवी रखा है। आखिर सोनिया नीति सरकार यूपीए 1, यूपीए 2 और उसके बाद की भी सरकारों में, चंद्रशेखर के बाद सीधे नहीं यूपीए 1 आ गया था, उसके पहले भी सरकार आई थी। और रंजन त्रिपाठी जी ने अभी बताया कि वाजपेयी जी के पीरियड में हम रिजर्व वापस तो नहीं ला पाए थे जो हमारा गिरवी था, लेकिन तमाम इकोनॉमिक सैंक्शंस के बावजूद स्थितियां कंट्रोल में थी। 1 किलो सोना अटल जी की सरकार ने वापस गिरवी नहीं रखा। तो ये बड़ा एक फ्रॉड जो खेला जाता रहा इस देश में, जिसका निवारण 2014 से भारत के प्रधानमंत्री और वर्तमान सरकार ने करना शुरू किया है। इसका असर क्या हुआ, क्या होगा, ये भी रंजन जी ने बताया। और बड़ी आम सी बात है महाराज कि अगर हमारा सारा सोना हमारे पास है, हमारी मिल्कियत है, तो इसका मतलब है कि हमारी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी आगे बढ़ रही है और वो हिलेगी डुलेगी नहीं। ये तो आम समझ है हम भारतीयों की। तो रंजन जी ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब मिलजुल के जरा दर्शकों को आज बड़े प्रसन्न मन से मैं प्रारब्ध के इस मंच से बीते हुए धनतेरस की बधाई देता हूं। भारत को बधाई हो, हम सभी को बधाई हो कि एक ऐसा भी धनतेरस हमने देखा जब हमारे देश ने अपना सोना जो गिरवी रखा था उसमें से 100 टन से भी ज्यादा सोना, 1,02,000, कितना अच्छा लग रहा है। इट साउंड्स गुड, इट रियली साउंड्स गुड। और एक चीज और भी होती है जो मेरी थोड़ी बहुत एमबीए वाली पढ़ाई का अप्लाइड पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बता रहा है रंजू जी, वो ये भी होता है कि जब आपके पास आपका गोल्ड रिजर्व होता है तो आपकी न सिर्फ बाइंग कैपेसिटी मजबूत होती है बल्कि आपकी नेगोशिएटिंग कैपेसिटी भी स्ट्रांग होती है। और तब वो धमक बनती है जहां भारत अपनी नाव को
इन तमाम खतरों वाली लहरों के बीच में भी, या भारत या कोई भी देश या कोई गृहस्थी की मैं बात कर लूं, वो स्थिर रख पाता है? जी, विदाई कमेंट आपका। एक अंतिम बात मैं बोलता हूं कि रूस जो है वो 2 साल से लड़ रहा है पूरे यूरोप और अमेरिका से। जानते हैं क्यों? वर्ल्ड का सेकंड या थर्ड सबसे लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है रूस के पास। वही मैंने कहा, और उसके पास है, उसके देश में है। और एक चीज, हाँ उसके देश में है, और एक चीज और है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट अनमाइंड गोल्ड रिजर्व भी रूस के पास ही है। ये होता है और इसीलिए कभी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस देश पर सोने का क्या महत्व है, ये तो हमारे गांव घर की हमारी माताएं बहनें, हमारी छोटी छोटी बच्चियां, हमारा एक एक भारतीय घर जानता है। साहब, आज भी नोटबंदी में बड़ा हल्ला किया गया, अरे मोदी तो सबका मंगलसूत्र छीन लेंगे, या कर लेंगे, वाह कर लेंगे, लेकिन किया किसने? राहुल गांधी ने कहा कि आपके पास कितना गोल्ड रिजर्व है ये हर घर में पता कराएंगे, लेकिन देश का सोना जो गिरवी रखा था उस कालिक का जवाब कांग्रेस कब देगी? दर्शकों, इस पर विचार कीजिए। रंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर बधाई। 1 लाख कितना बड़ा अच्छा लग रहा सुन के, एक बार और बता दीजिए। 1,02,000 सोने, 1,02,000 किलो सोने की आप सभी को बधाई। रंजन जी, आपको भी बधाई। हमें और रंजन जी दोनों को आज्ञा दीजिए। दर्शकों, नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।